बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, हामिद खान मशरक़ी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। नाज़रीन, मिनी बजट आएगा या फिर IMF नए टैक्स या मिनी बजट की शर्त लगाएगा, ये तमाम क़यास हराइयाँ और ये अफवाहें अब दम तोड़ चुकी हैं। IMF ने पाकिस्तान के साथ एक नहीं दो मुज़ाकरात की कामयाबी की खुशखबरी सुनाई है और इससे मुतालिक एलामिया भी जारी कर दिया है। IMF के मुताबिक हुकूमत और इदारे के दरमियान न सिर्फ पहले से जारी करदा प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहदा तय हो गया है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की मद में भी कर्ज देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। विफाकी काबीना से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया है और मुखालिफिन पीटते रहे, लेकिन जल्द मिनी बजट आ रहा है, लेकिन उनकी मनफी सोच कामयाब नहीं हुई और हमने सख्त हालात के बावजूद मिनी बजट पेश नहीं किया। IMF की जानिब से नई किस्त और नया कर्ज प्रोग्राम दिया जा रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि IMF ने तो खुशखबरी सुना दी है कि अब हुकूमत आवाम के लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा करेगी, और क्या हुकूमत IMF को सस्ती बिजली और मजीद टैक्सेस ना लगाने पर रजामंदी करने में कामयाब हो गई है। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन में ईद के बाद एक नई कशमकश शुरू होने का इम्कान है, लेकिन ईद से पहले ही बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालसी कराने और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों और रहनुमाओं को एक मेज पर लाने की ऑफर है। नून लीग की जानिब से इस ऑफर को न सिर्फ कबूल किया गया है, बल्कि इस जिम्मेदारी को भी बिलावल भुट्टो के सुपुर्द कर दिया गया है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हुकूमत कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुला सकती है, ताकि सबके साथ इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा मुशावरत की जा सके। अब देखना यह है कि बिलावल साहब की जो ऑफ़र है और हुकूमत की जवाबी ऑफ़र के बाद पीपल्स पार्टी का अगला लाएहमल होगा क्या। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में तो ऑफर्स का तबादला कर ही रही हैं, लेकिन यहाँ ये देखना है कि इंतहाई दिलचस्प कि PTI पीपल्स पार्टी की जानिब से सालसी की पेशकश कबूल करती है या नहीं। कि हमने कल भी इस चीज़ को अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि अब ये मामला बाकायदा तौर पर टेबल हो चुका है तो इसको हम आज ज़रूर तफसीली तौर पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उस स्टाफ लेवल माहदे की जो कि इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय हो चुका है। रिजवान रज़ी साहब, जो अब एक नया ये जो कर्ज हमें मिला है वो 28 माह पर मुहित होगा और कर्ज जो है वो 30 से 40 साल में वापस करना होगा। तो जो यकीन दहानी हुकूमत ने IMF को करवानी थी वो तो करवा दी गई हैं, लेकिन उन यकीन दहानियों में आपको लग तो नहीं रहा है कि हुकूमत ने आवाम के गले के ऊपर पाँव रख दिया है और आइंदा आने वाले बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगने वाले हैं? देखिए, कल जो है वो हुकूमत ने अपना माहाना मुआशी डाटा भी जारी किया था और वो माहाना मुआशी डाटा जो था वो बड़ा प्रॉमिसिंग था, मुस्बत था अगर इक़्तिसादी इशारियों के हवाले से बात की जाए। उन इक़्तिसादी इशारियों की मौजूदगी के अंदर मज़ीद टैक्स बढ़ाने या आवाम की ज़िंदगी को मुश्किल में मुब्तला करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, बल्कि उसकी बजाय तनख्वाह याफ्ता तबके के ऊपर से टैक्स का बोझ हटाने और जो बिजली की कीमतें हैं उन्हें कम करने का जवाज़ ज़्यादा पैदा होता है अगर हम हुकूमत के जारी करदा उस डाटे को ले लिया जाए। ठीक है। दूसरी बात, 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का जो माहौलियाती कर्ज हमें मिला है, माहौल वो इसलिए मिला है कि हम दुनिया के अंदर जो टॉप के 2 मुल्क माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर हुए हैं उनमें से एक हैं, तो इसलिए ये भी मिला है और आगे भी मज़ीद भी इस तरह का 1.2 बिलियन डॉलर का और भी फंड IMF ने हमें कहा है कि हम आपको देंगे। इसके ऊपर सिर्फ कॉस्ट चार्ज होती है, इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट जो है वो फंड चार्ज करेगा और 30 साल का ये कर्ज है। ये जो हमें IMF का जो प्रोग्राम होता है वो 3 साल का होता है और 2 साल के बाद उसके पैसों की अदायगी भी वापस शुरू हो जाती है। ये 30 साल का है और 10 साल की इसमें तोसी दी जा सकेगी। मेरा ख्याल ये है कि 1 अरब डॉलर की अगली किस्त भी मिल गई इसके साथ ही हमें IMF से। ये दोनों मुनासिब इंडिकेटर हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। मुझे एक कंफ्यूजन है, वो जरा आपने दूर करनी है। रिजवान रज़ी साहब, ये जो नया कर्ज जिसको हम लोग कह रहे हैं ना 28 माह पर मुहित होगा और 30 से 40 साल में अदायगी है, तो ये 30 से 40 साल में जो अदायगी है सर, ये माहौलियाती कर्ज के प्रोग्राम की है या ओवरऑल की है? ये माहौलियाती यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये माहौलियाती जो है और इसमें अभी और भी फंड हमें देने हैं और इस हवाले से 5 अरब डॉलर IMF हमें मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत देगा। किसी में हमने दरख्त लगाने होंगे, किसी के अंदर हमने अपने ये भट्टे और इस तरह के धुएं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां वगैरह बंद करनी होंगी, किसी पे हमने
अपना ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिकल पे लेके जाना होगा, ये सारी फंडिंग वहाँ से हमें मिलेगी कि ताकि हम अपने माहौलियात को बेहतर कर सकें। और मैंने जैसे कि अर्ज किया कि कॉस्ट होगी जो 1% से कम होती है पर ईयर, वो पाकिस्तान को बेयर करना पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त तक इन तमाम अचीवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर आसानियां पैदा नहीं होती। यकीनी तौर पर अनवर रज़ा साहब, हम हमेशा आम आदमी की बात करते हैं, जब आम आदमी की गुफ्तगू होती है तो हमारे पैनल में सबसे ज़्यादा जज्बाती आप होते। तो जब रज़ी साहब ने आम आदमी की बात की ना, तो मैंने कहा चला अनवर रज़ा साहब के पास चलते हैं। अनवर रज़ा साहब, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट आएगी। अनवर रज़ा साहब, ये सिर्फ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी या फिर इस स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद पूरी पाकिस्तानी आवाम के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ सकती है? क्योंकि माहौलियाती प्रोग्राम से जो आने वाले पैसे हैं, यकीनी तौर पर कहा तो यही जाएगा कि उनको आप कहीं और यूटिलाइज करें। आपने माहौलियात के नाम पर फंड लिया है ना, लेकिन हमें पता है कि हमारी हुकूमतें पैसे खर्च कैसे करती हैं। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान के 70 बरस की हम तारीख़ उठाकर देख लें तो जो कर्ज़ लिए गए हैं, अगर वही पहले दिन से आज तक पाकिस्तान की मैशत पर, पाकिस्तान के अवाम पर लगते तो आज पाकिस्तान यकीनन तरक्की याफ्ता ममालिक में उसका शुमार होता। दूसरी बात आपने जो कही, ये जो माहौलियाती हमने लोन लिया है, ये तो अल्लाह ताला के फजलो करम से लगेगा किसी और जगह पर, वो आवाम के लिए खर्च नहीं होगा। ये मैं पेशगी आपको मुबारकबाद देता हूँ। और रज़ी साहब, आपको तो स्पेशली मुबारकबाद हो कि ये हुक्मरान अपने अल्ले तल्लों में लगाएंगे, या अपने जो अखराजात हैं, अपनी जो मनमानी है उन पर खर्च किए जाएंगे, अपनी गाड़ियाँ लेंगे, अपने हेलीकॉप्टर्स लेंगे और ये पैसा वहाँ पर खर्च कर लिया जाएगा। माहौलियाती जो लोन है वो आप देखें ना, दरख्त लगाए जाएंगे, हमने माजी में भी देखा, आप इस पर इतना ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आपने देखे ना, माहौलियाती लोन तो ले लिया, 40 बरस बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपने वापस करने हैं, और अल्लाह के फजल से ये वापस भी नहीं किया जाएगा। 40 बरस तक पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। आप ये ज़रा गौर कीजिए कि अगर हम कर्ज हकीकी मायनों में अपने इदारों को बेहतर करने के लिए, अपने इदारों में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लगाएंगे, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए नए मंसूबे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए कि जो कर्ज हम लेते हैं उसका फिर हम सूद और जो किस्त होती है वो उतारने के लिए वो आधा तो वहीं पे खर्च कर देते हैं। हाँ, और आधा जो हमारा डेफिसिट होता है हमारे मुल्क में इकॉनमी का, जो हमारा जो बजट होता है उसमें खर्च कर दिया जाता है। फिर आवाम के लिए कुछ नहीं बचता। फिर होता क्या है, जो कर्ज की एक साथ अदा करनी होती है, सूद अदा करना होता है, वो आप और मेरी, हम सब की जेबों से निकाला जाता है। इसलिए मुझे तो कोई ज़्यादा होप नहीं इस हुकूमत से कि ये जो कर्ज लिया है आपने, इन्वायरमेंट लोन जो लिया है, वो उस पर आवाम पर खर्च होगा, या वाकई वो हकीकी माने वो आवाम को एक तरफ रखिए कि वो वाकई क्या मौसमियाती जो लोन है वो उस पर खर्च कर लिया जाएगा इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए। शायद ऐसा भी ना हो। लिहाजा हमें किसी भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और हमें कम अज़ कम ये बात खुलेआम कहनी चाहिए, बताना चाहिए कौम को, आवाम को, कि जो हमारे हुक्मरान जब भी कोई हुकूमत में आते हैं वो सियासी मसलियत का, मुख्तलिफ मजबूरियों का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो आवाम को उस तरह का रिलीफ दे सकते हैं जिसका उन्होंने मंशूर का ऐलान किया होता है, जो वो आम इंतखाबात से पहले जलसे जुलूसों में करते हैं। लिहाजा अब खुदारा जो लोन आपने ले लिया है उसको अगर आप इन्वायरमेंटल बेहतरी के लिए लगा दें तो वो भी बहुत होगा। और जो लोन आपने वैसे लिया है 1 अरब की किस्त आपको मिली है, स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, इस पर हम बड़े शोर मचा रहे हैं और बड़ा अपने आप को कामयाबी दिखा रहे हैं। देखिए, कर्ज तो कर्ज ही होता है ना, आपने अदा तो करना है। अगर अगर आप देखें ना, अगर हुक्मरान अदा नहीं कर सकेंगे वो तो हमने अदा करना ना, ज़ाहिर वो हुक्मरानों ने लिया तो है, वो हमारे नाम पे लिया कि हमने आवाम की बेहतरी तो ऐसा लगता है जैसे आप हमारे दिल की बात, हमारे जहनों की बातें दिल पढ़ लेते हैं। फारूक हमीद साहब, ये दुरुस्त कहा अनवर रज़ा साहब ने कि ये कर्ज ले हुकूमत रही है, अदा तो अवाम को ही करना होता है ना। और बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाते हुए, और जब ये खबर आती है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए हैं, स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है, हुकूमत ने IMF को मना लिया है, लेकिन किन शराइत पर मनाया गया है आवाम को और क्या क्या कुर्बानियां देनी होंगी? क्या बिजली और गैस सस्ता हो जाएगा इस स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है ब्रिगेडियर साहब। देखें जी, ये कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये तो इसको कहते हैं सोल सर्चिंग की बात है। और अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान इतने 77 ईयर्स के बाद भी आज भी पाकिस्तान जो है वो कर्जा लेके जो अपने मामला चला रहा है। IMF जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, ये अशराफिया फ्रेंडली है और अवाम दुश्मन है। इनके तमाम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो तमाम लेन देन के मामलात हैं, ये हमेशा पाकिस्तान के अशराफिया के साथ रहे हैं। लगता है कि इनका कोई हमेशा हर दौर में
हमारी अशराफिया के साथ कोई एग्रीमेंट है, कोई दोस्ती है, क्या है, ये अल्लाह ही जानता है। देखें, आप चंद दिन पहले खबर आई थी कि 130 बिलियन डॉलर 130 बिलियन डॉलर इस वक्त हमारा बैरूनी कर्जा है। मैं समझता हूँ कि ये कोई 1-1.5 साल पहले का फिगर है। मैं समझता हूँ कि अगले 1-2 साल में हम बड़े आराम से 150 बिलियन डॉलर जो है क्रॉस कर जाएंगे। ये सारा कर्जा है। खुशी होती कि अगर आज ये खबर आती कि जनाब वो जो फलां मुल्क ने जो पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है, वो जनाब 4 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट जो हैं ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है उनके, और वो प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक टर्न अराउंड के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए और खुशहाली उसमें आवाम की आएगी। तो बंदा कहता चलो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और उसमें हमने कम से कम कर्जा तो नहीं लिया ना, वो बाहर वाले लगाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, जो भी होगा। लेकिन खबर आ रही है कर्जे, तो कर्जे पे मैंने सोशल मीडिया पे भी नोट किया है, कोई लोगों को इतनी अपना खुशी नहीं है कि पता नहीं क्या बड़ी कोई खबर आ गई। जहां तक माहौलियाती मामलात का ताल्लुक है, देखें अगर हम पहले 2 ममालिक में आते हैं जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड रहे हैं और वाकई रहे हैं, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, तो फिर तो ये ग्रांट होनी चाहिए थी ना। मजा तो आता कि जो हमारी लीडरशिप जाके इतना हर फोरम पे प्लीड करती रही है कि हमारा नुकसान हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं है, हमारी तो वो है ही नहीं वो कार्बन की सारा वो मामला जो कि बाकी ममालिक के हैं। हम तो ऐसे सफर कर रहे हैं, हमारे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और इतना इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, तो हमें आप ग्रांट दें ताकि हम इस तमाम नुकसानात को ठीक कर सकें। लेकिन वो भी कर्जा मिला। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो दोस्त हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि शफाफियत सबसे बिगेस्ट इशू है पाकिस्तान में जब अशराफिया की हम बात करते हैं। अब ये पैसा आएगा, किस्तों में आएगा, जिससे भी आएगा, या तो ये हो ना कि IMF ने कहोगे कि जी ये आपके 15 प्रोजेक्ट हैं मुख्तलिफ सूबों में, हम इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करते हैं, बिल्कुल जी हम इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे, हम देखेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे हर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के जब टाइम आएगा 4-5 महीने के बाद कि आपने क्या प्रोग्रेस की है, कहीं ये पैसा गाड़ियों में, ये जिस तरह कहा गया जहाजों में, फॉरेन टूर्स में, इनमें तो नहीं खर्च हो जाएगा। तो मुझे तो ये लग रहा है अगर ये इसकी स्क्रूटनी होना शुरू हो गई ना तो बमुश्किल ही ये हुकूमत चल पाएगी। ब्रिगेडियर साहब, जो बातें आप कर रहे हैं ना, इससे फिर हुकूमत के साथ जो अपने अल्ले तल्ले ना वो सारे दबरदूस हो जाएंगे। हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो ये कर्जा है, शायद मेरी और हमारी लाइफ टाइम में हमें वापस ना करना पड़े, लेकिन जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उन्होंने वो जब ये देखेंगे कि 40 साल पहले हमने 3-4 अरब मिल गया और क्या ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं आया, ठीक है ना जी। 100% दुरुस्त बात की आपने। चले मुझे इसी चीज को आगे लेके बढ़ने दें। हामिद साहब का भी पॉइंट ले लेती हूँ। हामिद साहब, ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू से 2 बातें निकली। एक तो ये कि उन्होंने कहा ना कि अच्छा होता कि जो हमारे यहाँ पे सरमायाकारी आती रही है, जिसकी हुकूमत दावे करती रही है, जो MOU साइन होते रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती। चले वो तो ना हुआ, लेकिन वही बात आ गई पिछले जब से हुकूमत आई है और 16 माह की जो PDM की गवर्नमेंट रही थी उसमें भी तब से लेके अब तक बहुत सारे मंसूबे जो है ना वो पेपर वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। 2 दफा हम लोग IMF से कर्ज ले चुके हैं, लेकिन अगर बदल नहीं रही तो आम आवाम की हालत नहीं बदल रही। और दूसरा एक अहम पॉइंट ये भी कि 40 साल में इस कर्ज की अदायगी है। वही बात आ गई है कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि आने वाली नस्लें, तो मुझे तो लग रहा है मेरी भी आने वाली नस्लें जो है इस कर्ज की अदायगी में डूबी रहेंगी। मैं कभी कभी शायरी के मूड में होता हूँ। आज आपको ना एक शेर सुनाता हूँ मैं। इरशाद मिर्जा गालिब का शेर है। मिर्जा गालिब का शेर है, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये बात है। असल में ना कर्ज की शराब के ऊपर या कर्ज के ऊपर भी बड़ा खुशियां मनानी चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जिसको कामयाबी गिनती है उसके साथ साथ ये हुकूमत को परेशानी भी और चार्ज शीट भी है कि इन्होंने तो वादा किया था कि हम 2 साल में जो है वो IMF से जान छुड़ा लेंगे। अब ये मुआहदे कर रहे हैं 5-5 साल के, 10-10 साल के। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये कर्ज के जंगल में मजीद फंसते जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो हमें
कर्ज मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं COP24 का हिस्सा था। मैंने वहां पर, उन्होंने जब ऐलान किया कि 150 अरब डॉलर से 300 अरब डॉलर IMF दुनिया के सारे जो इससे मुतासरा ममालिक है उनको दे रहा है, पाकिस्तान का हिस्सा 25 से 30 अरब डॉलर बनता है, जबकि उसके जवाब में हमें 2 अरब डॉलर दे रहे हैं, वो भी कर्ज का दे रहे हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं, ये ऐसा कर्ज है जिसका मतलब मैं समझता हूं कि उनको हिसाब भी रखना है, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये कि अगर चेक एंड बैलेंस ना हुआ तो ये पता ही नहीं चलेगा कि खर्च कहाँ हुआ। माहौलियाती जो आलूगी के हवाले से पाकिस्तान को बहुत बड़ी ग्रांट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। हमारा केस बड़ा कमजोर कर देते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारा केस बड़ा कमजोर कर देते हैं, हमें उस अंदाज में लेने नहीं देते हैं जो हमारा हक है, जो पूरी दुनिया को हमारा हक देना चाहिए। आखिरी बात मैं छोटी सी ये कहना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो दावा है या जो कहा जा रहा है कि जी कर्ज से महंगाई की सदर जो है वो कम होगी और तारीख का सबसे कम इन्फ्लेशन होगा, तो मुझे तो ये पता है कि मेरी चीनी जो है वो 170-180 ही मिल रही है। मुझे ये पता है कि मेरा जो पेट्रोल है उसकी प्राइस कम करने की बात हुई, लेकिन फिर कहीं से ऑर्डर आया और प्राइस कम नहीं हुई। मुझे ये पता है कि बिजली की कीमत की कम करने की बात हुई, लेकिन फिर कहीं से ऑर्डर आया और बिजली की कीमत कम नहीं हुई। मुझे तो ये पता है कि मैं महंगाई, रमजान के अंदर भी इतनी महंगाई और उसके बाद भी महंगाई की चक्की में पिस रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को हकीकत समझनी होगी, अवाम को डायरेक्ट रिलीफ देना होगा, और सबसे बढ़कर ये कि जो चेक एंड बैलेंस है, जो चोर रास्ते हैं हमारे यहाँ, जो कर्जा आता है वो कहीं बाहर कहीं बैंकों में चला जाता है, उसको रोकना होगा, वरना अल्लाह जानता है जिस अंदाज में मुल्क को लूटा जा रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। वो कहते हैं ना कि हमें वो सोचना होगा, वरना ये आइंदा आने वाली नस्लें पूछेंगी और फिर हम कह रहे होंगे कि हमारी तो दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ऐसे काम ना करें। खुशी की बात है कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद जो एक चेक एंड बैलेंस है उसको देखना है, और एक ये चार्जशीट है कि क्या 2 साल के अंदर अंदर हम IMF से जान छुड़ा लेंगे या मजीद जंगल में फंसते जाएंगे। किसने कहा था? मैं रह नहीं सका। ये किसने कब कहा था? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये 2 साल वाली बात। मशरकी साहब, आवाज नहीं आई। मशरकी साहब, ये किसने कहा था कि 2 साल में IMF से जान छुड़ा लेंगे? की कह रहे थे, मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज कित्थों आनी? मैं क्या किन्ने किया सी कि 2 साल में जान छुड़ा लेंगे? हुन मेरी वाली आवाज नहीं जा रही। चले अगर नहीं जा रही है, उन्होंने 2 दफा ये बात दोहराई है। वो नहीं, अता बता रहे हैं कि लाइन कटी है, अता बता रहे हैं लाइन कट गई है, आते हैं ब्रेक के बाद तुम्हें जवाब दे देती पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकल इशू है, वो कह खुद अता बता रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल ये डिबेट जनरेट हुई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शायद ज़ाती हैसियत में ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेंगे कौमी सलामती के इशू के ऊपर, और जो आइंदा होने वाला इजलास है कौमी सलामती कमेटी का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो दावत दी जाएगी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि कल जो उनकी ज़ाती हैसियत में उनकी ख्वाहिश थी, वो चाह रहे थे कौमी सलामती के मामलात पर अपने हवाले से कोई ना कोई इनिशिएटिव, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त रूलिंग पार्टी है उसने इस चीज़ को इंडोर्स किया है, वेलकम किया है, और ये उन्होंने काम अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सुपुर्द भी कर दिया है। लेकिन ये होगा कैसे, ये एक अहम सवाल है, और क्या हो भी पाएगा? ब्रिगेडियर साहब, कल जब मेरी बात हो रही थी हमारे पैनलिस्ट से, तो ताहिर मलिक साहब भी कह रहे थे कि बानी PTI के मिजाज में नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने यही कहा है ना कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, तो आज से पहले तो वो दीगर मामलात पर इन लोगों के साथ मिलकर बैठे नहीं। बैठना होता तो क्या बिलावल भुट्टो साथ बैठकर अपनी हुकूमत भी बना सकते थे? तो आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर बढ़ते हैं इस मामले को लेकर तो बानी PTI राजी होंगे? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि जिस तरह पहले उन्होंने 12 लोगों के नाम आउट किए थे PTI की टॉप लीडरशिप, लेकिन फिर वो लास्ट मिनट पे नहीं उन्होंने ज्वाइन किया, उस तरह का शायद कोई अरेंजमेंट हो जाए। तो एक सिंबॉलिक के चले ठीक है, हमारे 4-5 जो टॉप के लोग हैं वो आके ज्वाइन करेंगे, बट जहाँ तक बानी PTI के ताल्लुक है मुझे ऐसी कोई सूरत हाल जो है होते हुए नजर नहीं आ रही। नहीं, बानी PTI की तो इन्वॉल्वमेंट मुझे भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत के लिए अगर इतना ही आसान होता तो पिछली दफा जब कौमी सलामती का इजलास हुआ था तो बानी PTI को 1 घंटे के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके उस इजलास का हिस्सा बनाया जा ही सकता था। नहीं जी, देखें, वो प्रोडक्शन ऑर्डर 1-2 सेनेटर्स के भी जारी हुए थे, लेकिन वो सेनेटर नहीं आए, ठीक है ना जी। हाँ जी। और जिसपे चेयरमैन सेनेट जो है वो नाराज होके कई हफ्ते उन्होंने अपना सेनेट के इजलास की चेयरमैनशिप नहीं की है।
तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बानी पीटीआई को लाया जाएगा पैरोल पे 3 घंटे के लिए मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो ये certainly not possible। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ओरिजिनल अनाउंसमेंट की थी क्वेटा में कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे बलूचिस्तान के ऊपर, सो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उस पुराने फॉर्मूले पे क्यों नहीं वापस जा रहे हैं। अब ये जो कौमी सलामती वाली एक इन कैमरा सेशन हो गई, ये तो हो गया, ठीक है ना जी, जाहिर बात है उसका कोई एक पॉजिटिव नतीजा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू उसका नहीं आया है, जो कि नेशनल कंसेंसस हम सब चाह रहे थे और हमें बड़ी उम्मीद थी कि पीटीआई के 10-12 लोग आने से ठीक अंदर बहस भी होगी, मुबाहिसा भी होगा और गिले शिकवे भी होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकल आएगा ना। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, एक्सेप्ट उनके चीफ मिनिस्टर वहां पे थे गंडापुर साहब, तो उनका अपना एक साथ मिजाज आपको पता है, उनकी आईनी जिम्मेदारी है, ही हैज टू बी देयर। तो बेहतर ये कि अगर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें ताकि सानिया एपीएस के बाद जो एक अच्छी रवायत कायम की गई थी, जिसका पूरी कौम ने बड़ा उसको एक्सेप्ट किया था, हाँ उसमें आप कह सकते हैं कि वो भी ठीक है, लेकिन सानिया एपीएस के बाद के जो मुल्क की सियासी सूरत हाल थी वो आज की जैसी है ये नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना। क्यों रज़ी साहब, जो उस वक्त सियासी सूरत हाल थी, मुल्क के सियासी मामलात थे, आपको आज लगता है कि मुल्क के सियासी मामलात वैसे हैं? क्योंकि जो हालात हाजिर नजर आते हैं, बात सियासी मामलात की बहुत आगे जा चुकी है, तो आपको लगता है कि बानी पीटीआई को या उनकी जमात को कायल कर लेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी कोशिशें रंग लाएंगी? जी बिल्कुल, आज की सूरत हाल वो नहीं है जो सानिया एपीएस के वक्त थी। उस वक्त तक कोई 9 मई नहीं हुआ था और उस वक्त तक पाकिस्तान की फ़ौज ने 9 मई को अपनी रेड लाइन नहीं कह रखा था कि हम इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारी वो देखिए, बिलावल साहब जो हैं उनका मैंडेट बेसिकली यही है कि वो कोई एपीसी का एहतमाम करें। अगर जो आज का हम पूरे मैंने कुछ 2-3 सोर्सेज से आने वाली इस खबर को पढ़ा है और बुनियादी तौर पे उनका जो ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है या असाइनमेंट लगती है या उनका आप कहें कि अजम्पशन लगती है, जो उन्होंने सेल्फ अज्यूम कर लिया है, वो शायद इस मामले को महज पार्लियामेंट तक महदूद ना रखना चाहें। अच्छा। वो चाहेंगे कि पार्लियामेंट के बाहर मौजूद जमातें भी जो हैं उनको भी ये तासुर जाए कि उनको भी इसके अंदर शरीक किया गया है। बाज़ ऐसी पार्टियां भी हैं जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताए ना, ये हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार दहशतगर्दी की जमात मुखातिब करती है, दहशतगर्दों का टोला कहती है, और ISPR की गुफ्तगू में भी कई बार इस किस्म की गुफ्तगू का भी इजहार किया गया है, तो आपको लगता है कि जब वहाँ पर ये तासुर पाया जाता हो 9 मई के बाद, तो फिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उसके रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए? फिर उनका होना ना होना मतलब ना तो प्रोपेगेंडे की हैसियत से मानी रखता है, ना ही फिर कोई सियासी मुखालफत के हवाले से। देखिए, बयानबाजी की हद तक तो दहशतगर्दी वाली बात ठीक है, वरना तो फिर KPK के अंदर PTI की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल है, ठीक है ना। अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर उनकी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो उनकी हुकूमत है तो इसका मतलब है कि ये जो दहशतगर्द है या ये जो अभी यहाँ पे कहा गया कि लूट के खा गए और ये कर दिया और बैंकों में चला जाएगा, मतलब इस तरह की जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं वो हमें देने से एतराज करना चाहिए। यानी इसी तरह की स्टेटमेंट्स थी, हमें IMF के पास जाना पड़ा। एक बात मैं कह लूं, यहाँ पे लोग स्टेज पे खड़े होकर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहा करता था कि यहाँ पे रोजाना 10,000 करोड़ अरब डॉलर की करप्शन होती है। वो हमें IMF को ये यकीन दहानी कराने में 2.5 साल लगे कि नहीं भाईजान, ये ऐसे ही उन्होंने बयान दिया था, ऐसी कोई बात नहीं होती। अपना पूरा सिस्टम इंस्पेक्ट करवाना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात करवानी पड़ गई उनसे। तो इसलिए थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए। जी। अब आप अच्छा हामिद साहब, मुझे ये बताइए, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे रज़ी साहब ने भी कहा कि अगर तो बयानात की आती हद तक ही देखना है तो फिर KPK में तो फिर PTI की हुकूमत भी नहीं बननी चाहिए ना, उसका भी खात्मा हो जाना चाहिए। आज से ठीक 15 दिन बाद ये कौम फिर से 9 मई को की यादें को ताज़ा करेगी और 9 मई के मुजरिमान को या मुलजिमान को अभी तक सजाएं उस तरह से नहीं सुनाई गई हैं जिस तरीके से कौम इंतजार कर रही है। तो फिर मुझे ये बताएं कि अभी तो 9 मई दोबारा से आने वाला है, कोई तीसरा 9 मई हमारे पास आने वाला है, और फिर दूसरी तरफ हम लोग दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से कौमी सलामती कमेटियों का इजलास बुला रहे हैं। अब रेलिवेंसी कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ मामलात कुछ नजर नहीं आ रहे, कैसे तकाबली जायजा करेंगे हम फिर? हामिद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। अनवर रज़ा साहब, आपने अगर मेरा सवाल सुना हो।
जी रियाब, अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। जी रज़ी साहब, सॉरी अनवर साहब, मैं ये कह रही थी कि देखें ना, अभी ठीक 15 दिन बाद हम दोबारा से 9 मई की यादों को ताज़ा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 9 मई के मुल्जिमान अभी बहुत सारे रहते हैं, बिलखुसूस बानी पीटीआई जिसके हवाले से हुकूमत कहती है कि वो उनकी वजह से 9 मई हुआ, उनको तो उस सिलसिले में अभी तक मतलब कितने कि कोई सजा नहीं सुनाई गई या कुछ मामलात उनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। फिर यही वो लोग हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए हुकूमत ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है कि ये लोग तो आ नहीं रहे, ये लोग नहीं चाहते कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो। तो ये दोनों नैरेटिव लेके गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन दोनों नैरेटिव्स के साथ कैसे पीटीआई को वेलकम कर सकते हैं? ज़रियाब, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात कह दी तो उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह का आप स्टेटमेंट देख रही हैं, और ये स्टेटमेंट उन्होंने फिर वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जब उन्होंने देखा कि उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया, पॉलिटिकली एक गेन किया है और एक इंतहाई सेंसिटिव इशू पर उन्होंने जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या फिर तहरीक इंसाफ को साथ लेकर आने की बात की, तो फिर उन्हें यह एहसास हुआ। देखिए हुकूमत, मैं बिल्कुल आपको ये बात वसूख से करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक इजाजत दीजिए। बिल्कुल हमें नेशनल मीडिया पर बैठकर इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, और हमें नेशनल मीडिया पर बैठकर जमातों का और गैर जमातों का और इदारों का लिबादा ओढ़कर भी ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो, जिससे हमारी आवाम का नुकसान हो। इससे दर हकीकत हम वक्ती तौर पर तो कोई फायदे हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क और अपनी कौम से दगा कर रहे होते हैं। और इस बात का मैं या रजी साहब या कोई हम एक दूसरे को जवाब ना भी दें, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जरूर बैठी है, बंदे को उसके किए का जरूर मिलता है। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये इनिशिएटिव लिया। दूसरी बात, अब आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी उज़र मिल गया, एक पॉइंट स्कोरिंग तो जो पहले हुई। देखिए, अपोजिशन चाहती क्या है कि उनको एक कुशन मिले, उनको को फेस सेविंग मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फेस सेविंग मिल गई है। अब जो पहले उन्होंने सियासी गलती की थी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाकर, अब वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए। अब उन्हें कौमी सलामती कमेटी में इजलास में जाना चाहिए और ये बात बाबंगे दोहल मीडिया पर बताना। चलें, अब अनवर रज़ा साहब फ्रीज हो गए हैं, मैं अलग ही टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे हैं। हाँ ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी अपनी सियासत चमकाना चाह रही है इस मामले के ऊपर, या वाकई आपको लगता है कि थोड़ी संजीदगी दिखाई जा रही है कौमी सलामती के इशू पर? नहीं जी, पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त पॉलिटिकल रोल है वो बहुत ही अपना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो। अच्छा, हमें समझ नहीं आ रही है कि क्या वो जो भी वो बात कर रहे हैं, क्या वो दिल से बात कर रहे हैं, या जब पीएमएलएन के हवाले से जब उनकी वो बातें सामने आती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो फिर ये तासुर मिलता है कि कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही है। फिर जनाब बड़े वो जारहाना स्टेटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया अनाउंस करता है कि बिलावल साहब को 9 अरब रुपया और जनाब को एमएनएस को 25 करोड़ पर एमएनए और डेवलपमेंट फंड, डिस्क्रिशनरी फंड, जो भी आप कहें। सो अच्छा, मजे की बात ये, एक तरफ उनका देखा ना, ये वो खुद अपना इमेज खराब कर रहे हैं, पॉलिटिकल इमेज। एक तरफ वो हम वीडियो देखते हैं जिसपे मोहतरम प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उन्होंने वो 6 कनाल वाला जो प्रोजेक्ट है गालिबन उसको अप्रूव किया। ये जो मैं वीडियो देख रहा हूँ या मैं सारा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट साहब अनाउंस करते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जनाब वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें समय, और फिर सिंध के अंदर वो मास प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं पिछले 8-9 दिनों से हर गली कूचे में। तो समझ नहीं आ रही कि वो उस इशू पे वो दे प्लेइंग टू द गैलरी, दे प्लेइंग टू द सिंधी ऑडियंस। ये वो किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? और फिर जहां तक ये बात है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है इन द सेंस, फिर कहते हैं जी हम तो गवर्नमेंट में हिस्सा ही नहीं है, चलें आप अगर मीडिएट कराना चाहते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीटीआई, गुड थिंग, लेकिन कुछ सिंसियरिटी सामने होनी चाहिए। ये काम तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, मैं समझता हूँ वो एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, और उनकी जो आजकल बड़ी स्टेटमेंट्स, बहुत ही जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आ रही हैं और बड़ी डीप स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं। इज द पॉलिटिकल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगी थी कि मुशीर बराए वज़ीर आज़म है, उनके जो बयानात हैं यकीनी तौर पर वो एक बड़ी अहमियत
के हामिल होते हैं जब भी राना साहब बात करते हैं। पॉइंट आपका आगे, सेगमेंट के लिए मेरे पास वक्त कम है, मुझे हामिद साहब की तरफ जाने की इजाजत दीजिए। हामिद साहब, ये तो वाकई बात दुरुस्त है जो ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस इशू के ऊपर पॉलिटिक्स करना चाह रही है, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चले ये इनिशिएटिव ले लिया, वो भी सिर्फ ऐसे खास मौकों पर ही नजर आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सबको इकट्ठा करना हो, कौमी सलामती कमेटी के हवाले से लोगों को एक पेज पर लाना हो, या इसके अलावा कुछ इस किस्म के मोटे मोटे कुछ चंद अगर मैं वो इवेंट्स गिनवाना शुरू कर दूं, वैसे वो सियासत में हमें नजर नहीं आ रहे होते जब वफाक कोई फैसले कर रहा होता है। बिल्कुल नो डाउट, नेक्स्ट वीडियो लेकिन वहीं पर आप जानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जितना मैं काम करता हूँ, ये डिपेंड करता हूँ, कोशिश यही है कि पाकिस्तान और सिर्फ ये होता है कि गाइडलाइन दीजिए, बाकी तो अच्छा। दूसरी बात ये है कि बहरहाल हम सब जानते हैं। I'm really very sorry हामिद साहब, ना मैं आपको सही तरीके से सुन पा रही हूँ, ना ही हमारे व्यूअर्स सुन पा रहे हैं। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो आपके तज्ज़िये के साथ ही मैं कंटिन्यू करूंगी, ताकि आपके कुछ कहने का और सुनने का हमें कुछ तो फायदे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमारा तीसरा सेगमेंट इस बारे में कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री में संजीदा क्यों नहीं है, क्योंकि इसी संजीदगी के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती में ताखीर पर अदालत ने सदर और वज़ीर आज़म को नोटिस इरसाल किए हैं। इस पर तो मैंने अपने मेहमानों का तज्ज़िया लेना ही है, लेकिन हामिद साहब पिछले सवाल के हवाले से भी मैं आपकी चाहूँगी कि आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, मैं ही समझता हूँ कि बिलावल जो कर रहे हैं उसके अंदर जो मेन मकसद है वो बेहतरी का है, और पीटीआई को किसी भी हालत में इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। खुद पीटीआई की जो बकिया क़यादत है उसके अंदर ये बात बड़ी जोरों शोर से की जा रही है कि उनको इस तरह के मामलात में अगर हिस्सा लेंगे तो शायद जो मुक़द्दरा और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो फासले बहुत ज्यादा हैं, शायद उनकी कमी आए। और इसी बात से शायद हुकूमत जो है, अगर हुकूमत के नून लीग के वज़रा के हवाले से देखें तो उनके अंदर बेचैनी भी पाई जाती है, थोड़ी सी उनके अंदर आप समझिए इनसिक्योरिटी पाई जाती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बिलावल साहब की कोशिश काफी रंग लाएगी और काफी कामयाब होगी, और मेरा ख्याल है पीटीआई ने अगर ये मौका खो दिया तो इसको अवामी तौर पर भी इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। पब्लिकली भी हर बार बाइकाट करने से पीटीआई को नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि हमें एप्रिशिएट करना। ठीक, अच्छा लगे हाथ मुझे जरा इस चीज का भी जवाब दे दीजिए, मुख्तसर से रखिएगा। आपको लगता है कि संजीदगी दिखाएगी हुकूमत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर? जी, ये बहुत बड़ा एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है, बहुत बड़ा आईनी मसला है। मेरा ख्याल है फौरी तौर पर हुकूमत को देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म हो गई है, बहुत सारे जो मेंबरान है उनकी मुद्दत खत्म हो गई है, आपने आईनी मुद्दत जो थी उससे भी आगे चले गए हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है, और इसको फौरी तौर पर इस पर अमल करना होकर वो जो ड्यू कोर्स है कि अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर नए अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरवेंशन है वो बड़ी लाजिम हो जाएगी। आईनी तरीका कार है, हुकूमत को भागना नहीं चाहिए, हुकूमत को इसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए, बजाय आईनी बहरान हो। चले हामिद साहब, पॉइंट आपका आगे, मेरे पास कुछ ही मिनट्स रह गए, एक मिनट में अपने सभी मेहमानों को दूंगी। ब्रिगेडियर साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ब्लू आइड हैं, ठीक है, इस हुकूमत के, अब हुकूमत का बस नहीं चलता, शायद उन्हें सदारती अवार्ड से नवाज देती है। आपको लगता है कि उनको जाने देगी आसानी से? अगले साल देखें, आप कौन से आईनी बुरहान की बात कर रहे हैं? कोई आईनी बुरहान नहीं है, इट्स बिजनेस एज यूजुअल। कहाँ गई वो सेनेट की केपीके को जो सीटें हैं 12 इलेक्शन के, वो कहाँ गई रिजर्व सीट्स? क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीट वाला फैसला इंप्लीमेंट कराया? क्या नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली मुकम्मल हैं? एक साल से ज्यादा हो गया इलेक्शन हुए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक जुमला बस बोलता हूँ भाई, अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए थे, खुदा की कसम हम कभी भूलेंगे नहीं, वो मरहूम जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम थे। जब 2013 के इलेक्शन हुए, और मई में मुझे याद है 11 मई को 2013, और उसके बाद फिर धांधली की बड़ी वेव चली पाकिस्तान में, खुद ब खुद वॉलंटरली अगस्त 2013 में उन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया। उन्होंने कहा कि ये जो एलिगेशन रिगिंग है ये मेरे लिए, मेरी शान के बिल्कुल खिलाफ है, मेरे ओहदे के खिलाफ है, ये मेरे लिए इज अ मैटर ऑफ शेम एंड आई एम हियर बाय रिजाइनिंग। और ये अजीम लोग हैं जो इस मुल्क ने पैदा किए, क्या रोल मॉडल थे वो
चाहे जो भी आप कहें कि वो एजेड थे या थोड़ा तो मसले मसाइल थे, नहीं, बट ही वाज अ मैन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कन्विक्शन, ही रिजाइंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, बाकी इज गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल, बस खत्म हो गया। ठीक है, कोई बुरा नहीं। ठीक है। अनवर रज़ा साहब, आप कुछ संजीदगी आपको नजर आती है इस हुकूमत की? सदर और वज़ीर आज़म को अगर नोटिस चले भी जाते हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं, बहुत यहाँ तो 2 दर्जन के करीब आईनी बहरान आए हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये सोच रहा था कि जब भी कोई भी हुकूमत हो, जब उन्होंने इस तरह के गैरानी इक़दामात करने हो तो वो इदारों को साथ शामिल करते हैं, और इदारों की जो बेतुकीरी होती है फिर उस पर आप सबके सामने है। वो कोई पहली मरतबा नहीं है कि ये मामला भी अदालत में गया। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ थे वो अदालत की ज़िन्नत बने, और उसके बाद फिर मीडिया ने उस पर खूब अपनी उस पर जग घसाई हुई। तो ये मामला भी जब अब अदालत में चला गया तो अदालत इस पर डिसाइड करेगी। देखिए, और एक बात यह है कि अब अपोजिशन को इस बात का मौका ज़रूर मिला है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान की तकर्री के हवाले से सियासत करेंगे, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो खलीज है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, और ये मामला इतना आसान नहीं है। इसलिए शायद ये मामला अदालत की नज़र हुआ है, और अदालत इस पर अब डिसीजन लेगी, और उसके बाद ही फिर ये बैठेंगे दोनों, हुकूमत और अपोजिशन, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री होगी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है ज़रियाब कि जब भी हुकूमतें इस तरह कमज़ोर हुकूमतें आती हैं, अपनी कमजोरियों, अपनी सियासी मसलतों, मजबूरियों की वजह से वो इदारों को बेतौकीर करती हैं, इदारों को कमजोर करती हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी आई हो। अनवर रज़ा साहब, ठीक है, रिजवान रज़ी साहब मुझे यही बताएगा, अदालत ने तो इंटरवीन कर लिया, अदालत फैसला भी दे देगी, ठीक है, लेकिन वो फैसले पर अमल करवाएगा कौन? देखिए, अदालत जो है वो फैसले का एक असूल वो भी होता है कि अदालत कोई ऐसा फैसला नहीं देती जिसके ऊपर अमल दरामद करवाना मुमकिन ना हो। आपको अमीन मिन्हाज साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी वो बात याद रखनी चाहिए कि मैं कोई ऐसा आर्डर पास नहीं करूंगा जिसको मैं इम्प्लीमेंट ना कर सकूं, और फिर उन्होंने एक आर्डर पास किया। मैं ये समझता हूं कि ये जो तकर्री है, 2 उसके अरकान है, 2 सूबाई नामजदगियाँ, एक मरकजी नामजदगी है या तकर्री है, ये अपोजिशन ने और हुकूमत ने मिल के करनी है, और इसके अंदर सौदेबाजी होनी है, फिर जैसे पहले हुई थी, ब्लैकमेलिंग होनी है, आर्म ट्विस्टिंग होनी है, या हुकूमत ने अपोजिशन की करनी है या अपोजिशन ने हुकूमत की करनी है। तो जैसे ही हालात बेहतर नजर आएंगे, हुकूमत को अपनी फेवर के अंदर वो कर लेगी फैसला। बिल्कुल, जैसे मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले होने हैं, ठीक है ना, और ये भी वो तो इलेक्शन के फौरन बाद आ रहा है फैसला, वो लेट्स सी ना कि उसमें होता क्या है। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो तो आएगा, जिस तरीके से हम लोगों ने बहरहाल देख ले कि 26वें अंतर्मीम पास हुई है। एनीवेज, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।